नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और यूपी पीसीएस आरओ आरओ के लिए हमारा ये प्रोग्राम है, जिसमें आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर थर्ड है। पीछे दो हो चुके हैं, यदि आप लोगों ने अभी तक इसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जाकर के देख ले। यहाँ हम उत्तर प्रदेश स्पेशल के जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है वो कराने वाले हैं। तो आइए फटाफट रिवीजन करते हैं। और आप लोगों से एक अनुरोध है कि आप लोग जो है वो पेन पेपर लेके बैठें, और साथ ही साथ जैसे जैसे हम कराएं वैसे वैसे आप जो है नोट करते जाइए, ताकि आपका यही चीजें तैयार हो जाए, दोबारा आपको फिर इस चीज को देखने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि समय कम है, पढ़ना आप लोगों को ज्यादा है, तो कम से कम यहाँ जो आप समय दे रहे हैं तो बस यही चीजें तैयार हो जाए, ताकि और चीजों को के पास आपके लिए समय बचे। संस्थान के द्वारा ये कुछ हमारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिसमें जो है मेंटरशिप बैच हमारा जो है वो 15 जून से शुरू है। तो यदि आप लोग मुख्य परीक्षा को लेकर के यहाँ से जुड़ना चाहते हैं तो ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ हम प्रत्येक टॉपिक से जितने भी पेपर हैं, 6 पेपर हैं, और सबसे प्रश्न कराते हैं, साथ ही साथ उसका मूल्यांकन करते हैं, उसमें जो कमी रहती है वो बताते हैं, और फिर मॉडल आंसर देते हैं। क्योंकि ये मेंटरशिप बैच है तो यहाँ आपको अपनी तैयारी से संबंधित कोई भी समस्या रहेगी तो आप अगर दिल्ली के आसपास है तो आप संस्थान में आकर के, या आप दूर दराज के स्टूडेंट है तो फोन के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जैसा भी आप चाहेंगे तो आप जुड़े भी रह सकते हैं। आप अपनी समस्या बताइएगा, जो हमारे मेंटर हैं वो आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो बहुत फ्रूटफुल बैच है, इसको आप ज्वाइन करें। अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए, इसी तरीके से हमारा जो प्रश्न है हम आपको देंगे, आप लिख करके भेजेंगे, प्रॉपर वे में हम मार्किंग करेंगे। जो भी कमी है देखिए बताई गई है। यदि आपका आधार नंबर भी कटा है तो क्यों कटा है पूरा देखिए पेपर में कमेंट किया गया है आपको उत्तर में। और फिर जो है इस तरीके से मॉडल आंसर भी आपको मिलेगा। और ऐसे ऐसे हमारा प्रयास है कि हम 750 प्लस प्रश्न जो है सभी पेपर को मिला करके कराएं। और विश्वास मानिए, यदि मुख्य परीक्षा के पहले आप इतना तैयार करके जाते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। बशर्ते ये है कि आप निरंतर आंसर राइटिंग करिए। तो सूचना समाप्त हुई। आप लोग जो है नंबर फ्लैश कर रहा होगा, अगर इसे जुड़ने के इच्छुक होंगे, और जुड़ना ही चाहिए। यदि मुख्य परीक्षा पीसीएस बनने का सपना है, यूपीएससी के लिए आप सोच रहे हैं, तो आंसर राइटिंग मस्ट है। और आंसर राइटिंग में टेस्ट सीरीज की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो जुड़ना भी चाहिए, आपके लिए बेहद जो है वो लाभदायक होगा। तो चलिए, इधर हम अब देखेंगे कला, संगीत, नृत्य, उत्सव, मेले और पर्व। ये सब टॉपिकों को इसके माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। और आप जानते ही हैं कि यहाँ से आरओ के लिए या यूपी पीसीएस विशेष में कितना प्रश्न बनता है। और यूपी परीक्षा का जो मुख्य परीक्षा, वहाँ तो 2 पेपर ही यूपी स्पेशल के कर दिए हैं। तो अब आपको तो यूपी स्पेशल को इग्नोर करना ही नहीं है। पहले जनरली होता क्या था कि पीसीएस में प्रश्न कम आते थे, तो बच्चे जो है छोटी सी पत्रिका पढ़ करके चीजों को कर लेते थे, या बहुत चीजें रिपीट होती थी तो बन जाती थी। लेकिन अब प्रश्न की प्रकृति बदल गई है, और जब से मुख्य परीक्षा में ये 2 पेपर आ गया है, तब से तो यूपी की भूमिका आपकी तैयारी में बहुत बढ़ गई है। इसीलिए उसी के तहत ये हमारा प्रयास है। तो आइए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में संस्कृत विभाग की स्थापना कब की गई थी। उत्तर प्रदेश में संस्कृत विभाग की स्थापना की गई थी 1957 में। मंदिर निर्माण कला का विकास हुआ था, तो मंदिर निर्माण कला का विकास गुप्त काल में हुआ था। और फिर गुप्त कालीन मंदिरों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो देखिए ये भी प्रश्न बनता है कि साक्ष्य मिले हैं देवगढ़, ललितपुर, भीतरगांव कानपुर, और भीतरी जो है वो गाजीपुर है। तो ये 3 स्थान भी याद रखिएगा। और जब आप यूपी स्पेशल में मंदिर वास्तुकला को पढ़ते होंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ करके, तो आपको ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई है। तो मंदिर निर्माण कला का विकास गुप्त काल में देवगढ़, फिर भीतरगांव, और फिर कहाँ, तो भीतरी। भीतरी कहाँ है, गाजीपुर में है। सरकी शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना जो है अटाला मस्जिद है, और अटाला मस्जिद जौनपुर में है। और चूंकि सरकी शैली की बात आ गई, सरकी राजवंश का जो केंद्र था वो जौनपुर था। तो आपको ये ध्यान देना कि अटाला मस्जिद कहाँ है, तो अटाला मस्जिद है जौनपुर में, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा गया है। फिर चित्रकला की बात अगर देखें
तो मुगल चित्रकला शैली की नींव किसने रखी थी? हुमायूं ने रखी थी। देखिए नींव रखने का काम तो हुमायूं के ही द्वारा किया गया था। ये अलग बात है कि चूंकि उनको समय कम मिला और उसके बाद अकबर के द्वारा इसमें विकास किया गया और ये जहांगीर के समय में अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचती है। मुगल चित्रकला का शैली का स्वर्ण काल क्या था? तो जहांगीर का काल था। तो चित्रकला देख लिया आपने। अब आते हैं संगीत कला की बात करें तो ईरानी, फारसी व भारतीय रागों का मिश्रण किया है किसने? तो अमीर खुसरो ने किया है। और देखिए यहां से प्रश्न पूछा गया है, इसलिए आप नोट करते रहिए। फिर तबला और सितार का आविष्कार किसने किया था? देखिए तबला और सितार का आविष्कार किया गया था अमीर खुसरो के द्वारा। और जौनपुर का वह सुल्तान जिसने बड़े ख्याल का प्रवर्तन किया था। देखिए ख्याल एक गायकी से संबंधित चीजें होती हैं, इसका नाम है सुल्तान हुसैन शाह सरकी। देखिए ये पॉइंट लेने के पीछे का उद्देश्य ये है कि क्योंकि अभी तक यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा गया है, तो बहुत संभावना है कि हो सकता है कि ये जो है प्रश्न पूछा जाए, क्योंकि कत्थक को लेकर के, ठुमरी को लेकर के नवाब वाजिद अली शाह, जो भी हम आगे बताएंगे, जो अवध के नवाब थे, उनसे प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो ये प्रश्न बचा हुआ है, तो हो सकता है कि अगले परीक्षाओं में, आगामी परीक्षाओं में आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिले। तो देखिए ये सारे महत्वपूर्ण है, तो साथ साथ जो है आप वीडियो को रोक करके इसे नोट करते रहिए या स्क्रीनशॉट लेते रहिए। वाजिद अली काल में काफी लोकप्रिय हुआ था। क्या लोकप्रिय हुआ था? तो ठुमरी हुआ था। वाजिद अली शाह ने ठुमरी की बंदिशें तैयार की थी, किसके नाम से? अख्तर पिया उपनाम से। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए अख्तर पिया उपनाम से ठुमरी की बंदिशें किसने तैयार किया था? तो अवध के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, उनके द्वारा किया गया था। फिर वाजिद अली शाह के दरबार में रहते थे बिंदादीन। बहुत महत्वपूर्ण है, एकदम स्टार वाला लगाइए कि बिंदादीन कौन थे? जो कथक डांसर थे, मतलब कथक नृत्य करते थे। और वो किसके दरबार में रहते थे? वाजिद अली के दरबार में रहते थे। और एक कोदऊ सिंह थे, ये पखावज एक वाद्यंत्र होता है, उसको ये बजाते थे। ये दोनों कोदऊ सिंह और फिर बिंदादीन, ये दोनों लोग जुड़े हुए थे वाजिद अली शाह के दरबार से। और देखिए थोड़ा सा यूपी स्पेशल अगर आपको बोरिंग लगेगा तो क्या करिएगा, अब चूंकि फैक्ट ही फैक्ट है, यहाँ को समझाने के लिए ऐसा कुछ है नहीं, और यहीं से प्रश्न भी पूछता है। यदि आप लोगों ने PYQ देखा होगा तो प्रश्न की प्रकृति भी यही है। और यहाँ तो हम बहुत संक्षेप में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको निकाल करके आपको एक जगह करा दे रहे हैं। तो बस धैर्य पूर्वक बने रहिए, एक बार दो बार देखिएगा सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और हम इतना बोल करके यहाँ अंडरलाइन करके बता रहे हैं ताकि आप सुनिए भी, देखिए भी, तो इससे आप और जल्दी तैयार कर लेंगे चीजों को। तो बिंदादीन कत्थक से संबंधित है, वाजिद अली शाह से कोदऊ सिंह पखावज बजाते थे, ये भी वाजिद अली शाह से संबंधित है। फिर तबले के लखनऊ घराने का सूत्रपात किसने किया था? तो मोदू व बक्सूर खां। तो पहली बात तो ये जान लीजिए, मोदू और बक्सूर खां का क्षेत्र क्या था? तो वो तबला वादन था। और ये तबले के लखनऊ घराने के मतलब प्रणेता थे, मतलब उसको प्रारंभ करता थे मोदू और बक्सूर खां। फिर छोटी मैना, बड़ी मैना, रसूलन बाई आदि जो है ठुमरी टप्पा जो गायिकाएं हैं वो किस घराने से संबंधित रही हैं? तो बनारस घराने से संबंधित रही हैं। क्योंकि आप जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में इटावा घराना है, बनारस घराना है, लखनऊ घराना, आगरा घराना है। तो आपसे पूछा जाता है कि एक महत्वपूर्ण पर्सनालिटी पूछेगा और पूछेगा ये किस घराने से रही हैं। तो देखिए रसूलन बाई, छोटी मैना और बड़ी मैना, ये सब कहाँ से संबंधित रही हैं? ये सब ठुमरी टप्पा गायिकाएं हैं और ये संबंधित रही हैं बनारस घराने से। फिर सिद्धेश्वरी देवी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिद्धेश्वरी देवी, गिरजा देवी, बागेश्वरी देवी, कृष्णा देवी आदि ठुमरी गायिकाएं जो है वो कहां से संबंधित है? तो वो बनारस से संबंधित हैं। तो ये देख लीजिए कि ये सारी चीजें जो है ये सब बनारस से हैं। फिर कजरी, गारी, पूर्वी कहरवा, सोहनी, रोपनी, दादरा, नटका, बिरहा, ये नटका नहीं नकटा है, ये नकटा कर लीजिए, बिरहा, झूमर, फगुआ, जोगीरा, विदेशिया, सोहर, बधाई गीत व कव्वाली आदि कहाँ से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल का जो क्षेत्र है
वहां से संबंधित है। फिर कजरी के बारे में कई बार पूछा गया कि कजरी का विशेष स्थान कहाँ है। वैसे तो देखिए कोई भी जो गायन है वो कहीं भी किसी के द्वारा कहीं भी किया जा सकता है, लेकिन चूंकि वो क्षेत्र विशेष से संबंधित होते हैं तो कजरी का जो वास्तविक क्षेत्र है वो कहाँ का है, मिर्जापुर वाराणसी में है। और ये कब गाया जाता है, तो यही जो वर्षा ऋतु का समय, इसी के समय जो है वो कजरी का गायन होता है। कहाँ है, मिर्जापुर वाराणसी वाला जो क्षेत्र है वहां इसका रहा, और बेसिकली मिर्जापुर। बधाई या संस्कार गीत या कव्वाली आदि जो है वो कहाँ के हैं, वो अवध क्षेत्र के हैं। फिर इसी तरीके से अगर झूला, रसिया, मल्हार, पटका आदि की बात करें तो ये ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। आल्हा एक लोकगीत है, और आल्हा का प्रचलन अगर देखा जाए तो बेसिकली पूर्वांचल में भी हमारे यहाँ भी लोग इसको गाते हैं और बहुत चाव से सुनते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इसका प्रचलन है। लेकिन अगर ये विशेष रूप से संबंधित है तो ये कहाँ से है, ये बुंदेलखंड से संबंधित है। और आप लोग जो परमर्द देव के जो थे सेनापति आला और उदल के बारे में तो आप कहानी जान ही रहे हैं, तो वहां से चीजें जुड़ती हैं, और उनका जो क्षेत्र था वो बुंदेलखंड था। संगीत कला के उसमें देखते हैं तो प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कथक है। बहुत महत्वपूर्ण है, और जब हम यूपी पीसीएस का स्पेशल की चीजें पढ़ाते हैं तो कथक को पूरा एक टॉपिक की तरह देखते हैं, कथक से प्रश्न भी बनाए जाते हैं। तो मतलब इसमें नृत्य की भाव भंगिमाएं कैसे हैं, कैसे इसमें वस्त्रों का चुनाव होता है, कैसे मतलब ये मतलब इसमें मेकअप कैसे होता है, सारी चीजें हैं। इसमें पैरों की क्या भूमिका होती है, घुंघरूओं की क्या भूमिका होती है, वो सारी चीजें हम बताते हैं। तो कथक के लिए प्रसिद्ध घराने क्या है, तो लखनऊ और वाराणसी के घराने हैं प्रसिद्ध। विंध्यादीन, देखिए यहाँ चूंकि हम पूरा कथक को ही कवर कर रहे हैं ताकि कथक से अगर प्रश्न आए तो आपको मतलब आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जान ही रहे कि चूंकि एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है उत्तर प्रदेश का तो कितना महत्वपूर्ण है। तो अगर विंध्यादीन की बात की जाए, शंभू महाराज, लक्षु महाराज, बैजनाथ मिश्र, कालका महाराज, अच्छन महाराज, बिरजू महाराज आदि कौन है, ये कथक नर्तक है। और ये किस घराने से है, लखनऊ घराने से है। सोचिए, इसमें तो बिरजू महाराज रस के बारे में तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि ये तो अभी वर्तमान में रहे हैं कुछ समय पहले तक, तो ये लोग कितने महत्वपूर्ण हैं। और ये सारे जो लोग हैं ये लखनऊ घराने से हैं, और पूछा भी गया है कि ये किस विधा से संबंधित है और इनका घराना कौन सा। पहले तो पूछता था कि बिरजू महाराज, लक्षु महाराज, अक्षन महाराज, विंध्यादीन ये किस विधा से संबंधित थे, तो ये तो फिर जब कॉमन हो गया तो फिर ये घराना पूछने लगे। और घराने में कंफ्यूज कराते हैं कैसे, बनारस घराना, लखनऊ घराना, इटावा घराना या आगरा घराना दे करके, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये सब जो कथक की चीजें, मतलब कथक में विशेषली ये लोग जो हैं ये लखनऊ घराने से हैं। इसी तरीके से पंडित शिवनंदन मिश्र, बड़े रामदास, छोटे रामदास, सितारा देवी, देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, अलखनंदा देवी आदि जो है ये कथक नृतक ये लोग भी हैं, लेकिन इनका संबंध कहाँ से है, ये सब बनारस घराने से है। सितारा देवी से पूछा गया है, पीछे गिरजा देवी से आया है, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज से आया है, अच्छन महाराज से आया है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यहां से अगर प्रश्न बनेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, या आप जो है नोट करते रहिए साथ साथ। फिर प्रमुख लोक नृत्य की यदि बात की जाए तो एक होता है ख्याल नृत्य, और ये कब होता था, थोड़ा सा आप विषय को भी जानिए, क्योंकि अब आयोग जो है वो सीधे सीधे प्रश्न नहीं पूछता। और यदि आपने पीछे आरओ का पेपर देखा होगा तो अब वो कर क्या रहा है कि थोड़ा सा थीम पे भी जा रहा है, मतलब फैक्ट के साथ साथ उसके थीम को लेकर के भी प्रश्न पूछा जा रहा है कि नृत्य की जो है वो कहाँ से संबंधित है, ये तो बताइए ही बताइए। क्योंकि अब दो दो स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न पूछ रहा है, और फिर ये भी पूछ रहा है कि उसकी विशेषताएं क्या है, मतलब वो कैसे किया जाता था। तो चूंकि ये देखा जाए तो जो ख्याल नृत्य होता था ये पुत्र के जन्मोत्सव पर होता था, और कहाँ होता था, बुंदेलखंड में होता था। इसी तरीके से राई नृत्य कहाँ है, तो राई नृत्य जो है वो महिलाओं द्वारा कब किया जाता था, जन्माष्टमी के समय, और ये बुंदेलखंड क्षेत्र में ये भी है। मतलब ख्याल नृत्य, राई नृत्य ये सब जो है बुंदेलखंड से संबंधित नृत्य हैं। फिर पाई डंडा नृत्य, बुंदेलखंड का डांडिया भी इसे कहा जाता है, यादव समाज के द्वारा मुख्यतः किया जाता है, और ये भी बुंदेलखंड में है। पाई डंडा नृत्य की बात की जाए
तो ये बुंदेलखंड का बहुत महत्वपूर्ण नृत्य है। फिर रास नृत्य की बात की जाए तो रास नृत्य तो आप सभी जानते हो कि ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। इसी तरीके से झूला नृत्य की बात की जाए तो ये भी ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। चरकुला नृत्य बहुत बार पूछा गया है, तो ये भी जो है ब्रज क्षेत्र से संबंधित नृत्य है। और इसमें होता क्या है कि 108 दीपों का पिजरा या चरकुला सर पर रख करके जो है नृत्य किया जाता है। तो ये 108 दीपों का जो एक पिजड़ा होता है या उसी को चरकुला कहते हैं, उसको सर पे रख करके धारण करके वो नृत्य किया जाता है। तो टफ नृत्य है, आप लोग गूगल करके देखिएगा। तो कहाँ से संबंधित है? तो ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। फिर अगला जो नृत्य है घड़ा नृत्य है। ये भी रथ पहिए के ऊपर जैसे ऐसे रथ का पहिया सर पे रख लेंगे और उस पर घड़ा रख करके नृत्य किया जाता है। बहुत ही आकर्षक नृत्य है, मैंने तो इसको लाइव देखा है। और ये भी कहाँ से संबंधित है? तो ब्रज क्षेत्र से। तो चरकुला हुआ, घड़ा नृत्य हुआ, फिर लठमार होली हुआ, तो ये तो ब्रज क्षेत्र से फेमस ही है। और अगर अब अगला देखा जाए तो नटबरी नृत्य, जो अहीर समाज है पूर्वांचल के, ये उनके द्वारा नृत्य किया जाता है। इसी तरीके से कटघोड़वा नृत्य है, ये भी पूर्वांचल से संबंधित है। इसमें क्या है कि कृत्रिम घोड़ा लेकर के, मतलब एक तरीके से हास परिहास से संबंधित नृत्य है। और हम लोग चूंकि पूर्वांचल से हैं तो हम लोग तो इसको कई बार बचपन में देखे भी हैं। अब नहीं है, अब लोग थोड़ा सा इसको लेकर के इतना, क्योंकि हमारी जो लोक कलाएं हैं वो वाकई में विलुप्त हो रही धीरे धीरे, इनके संरक्षण की जरूरत है। और हम लोग जब बहुत छोटे थे तो कभी शादी विवाह में ये चीज देखने को मिलती थी। कहरौआ नृत्य है, ये कहार समाज के द्वारा किया जाता है, ये भी पूर्वांचल से है। तो कटघोड़वा, कहरौआ, नटबरी, देखिए कुछ कुछ अगर आप शब्द को पकड़ेंगे ना तो ये कहरौआ, कटघोड़वा, नटबरी, ये सब जो शब्द है ये सब का प्रचलन ही कहाँ होता है? सारी पूर्वी उत्तर प्रदेश में। तो शब्द से भी आप चीजों को समझेंगे थोड़ा सा अगर आप अवेयर होकर के चीजों को पढ़ेंगे। फिर नकटौरा नृत्य है। नकटौरा नृत्य में क्या होता है कि महिलाएं जो होती हैं वो पुरुष का वेश धारण करके रात में एक नृत्य का आयोजन करती हैं, या फिर हास परिहास की चीजें इसमें होती हैं पूर्वांचल क्षेत्र में। और ये बेसिकली शादी के समय होता है कि जनरली होता क्या था, शादी उदी में जब मेल सारे बारात चले जाते थे तो उस समय होता क्या था कि गांव में भाई सारे लोग बाराती बन के चले गए, अब महिलाओं के ऊपर ये जिम्मेदारी होती थी। और ये भी डर रहता था कि भाई कहीं चोरी ना हो जाए, पहले तो डकैतियां भी होती थी। तो ऐसे में सारा मोर्चा कौन संभाले रहता था? महिलाएं। और यदि पूर्वांचल के हमारे विद्यार्थी या व्यूवर्स होंगे तो वो शादी के समय में जुड़ पा रहे होंगे कि रात में क्या हो कि महिलाएं जो है वो पुरुषों का ड्रेस पहनती हैं और पुलिस बनती हैं, उसमें इंस्पेक्टर बनते हैं, लोग कोतवाल बनते हैं, और सारी चीजें गाँव में पूरा मतलब एक माहौल बनाई रहती है ताकि लोग जागते रहें और कोई अप्रिय घटना ना होने पाए। तो ये नकटौरा नृत्य से संबंधित है। फिर बधाई नृत्य क्या है? तो ये राम जन्मोत्सव के समय में गाया जाता है, और ये अवध क्षेत्र में ये सारे नृत्य है तो किया जाता है राम जन्मोत्सव के समय में, अवध क्षेत्र में किया जाता है। फिर अब हम आते हैं कि प्रमुख मेले जो उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण मेले हैं। तो सबसे बड़ा मेला तो अपना महाकुंभ ही है, जो विश्व का सबसे बड़ा मेला है। और अभी आपने देखा ही होगा कि अभी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में आयोजन भी हुआ। प्रयागराज में प्रत्येक 12वें वर्ष इसका आयोजन होता है। फिर महाकुंभ के बाद कुंभ मेला आता है, ये भी प्रयागराज में होता है, ये प्रत्येक 6वें वर्ष इसका आयोजन होता है। और फिर माघ मेला, ये भी कुंभ क्षेत्र में होता है, तो ये प्रत्येक वर्ष होता है। तो ये तीनों चीजें जो है प्रयागराज से संबंधित है। फिर अगला जो महत्वपूर्ण मेला है वो है बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला क्या है कि ये पशु मेला है, और कार्तिक शुक्ल द्वितीया को जो है किया जाता है आगरा में। तो बटेश्वर मेला संबंधित है, ये याद रखिए कि पशु मेला है, ये पशुओं से संबंधित है, और इसका क्षेत्र कहाँ है? तो आगरा। फिर इसी तरीके से ददरी मेला है, ये भी पशुओं से संबंधित है, और इसका क्षेत्र कहाँ है? बलिया है। तो ये दोनों याद रखिएगा, क्योंकि ददरी मेला और बटेश्वर मेला ये दोनों पशु से संबंधित मेले हैं। मतलब इसमें बड़े पैमाने पर पशुओं का व्यापार होता है, बाजार लगती है, लोग खरीदते हैं। फिर नौचंदी मेला है, बहुत महत्वपूर्ण है।
नौचंदी मेला कहाँ से संबंधित है? तो ये मेरठ से संबंधित है। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका विषय वस्तु क्या है, क्योंकि यदि कोई भी मेले का आयोजन होता है तो उसके पीछे का कारण होता है, तो थोड़ा सा आप कारण भी देखेंगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण मेला है। तो मेरठ तो मैंने बता दिया, अब आप लोग इसके कारण को बताएंगे कि इस मेले के आयोजन होने के पीछे का कारण क्या है। देखिए, ये दो मेला मैंने इसलिए इसको डाला है क्योंकि इसको लेकर के इस समय उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा राजनीतिक घमासान है। संभावना तो नहीं है कि आयोग पूछे, क्योंकि ऐसे विवादित प्रश्नों से आयोग बचता है, लेकिन अतीत में आए हुए प्रश्न है। क्योंकि देवा शरीफ मेला जो मनाया जाता है ये बाराबंकी में होता है, और सैयद सालार मेला जो होता है बहराइच में होता है। तो इन मेलों को लेकर के मतलब जो आपत्ति है कि भाई ये लोग आक्रमणकारी थे और ऐसे लोगों का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए इनके उस पे जो है मज़ारों पे, तो इसको लेके विरोध हुआ। ये तो अभी हाल ही में इसको रोका भी गया है, जो सैयद सालार मेला, जो गाजी मियाँ का मेला जिसको कहा जाता था। तो लेकिन जानते रहिए कि सैयद सालार जो मेला है वो बहराइच से संबंधित है, और देवा शरीफ तो बाराबंकी से है ही है। फिर शाकंभरी मेला जो है सहारनपुर से है, बहुत महत्वपूर्ण है। शाकंभरी मेला कहाँ है? सहारनपुर से है। इसी तरीके से गोविंद साहब मेला कहाँ से? गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर से है। देखिए, ये सब चीजें आप लोगों को लग रहा होगा कि सर कितना फैक्ट बता रहे हैं, लेकिन क्या करेगा, आप पीवाईक्यू उठा के देखिए, इसमें से कोई ऐसा फैक्ट नहीं होगा कि जो आया ना हो, या दो चार अगर हम नया बता रहे हैं तो उसके आने की प्रबल संभावना है, तभी हम बता रहे हैं। फिर खिचड़ी मेला की अगर बात करें तो मकर संक्रांति के समय में गोरखपुर में लगता है, और पूर्वांचल के लोग तो बेहतर तरीके से जानते होंगे। तो ये चीजें हैं। फिर सुलह कुल मेला, ये भी आगरा में है, और सुलह कुल मेला जो है वो अकबर के समय से संचालित होता रहा है। हिंदू मुस्लिम एकता व राम बारात उत्सव इसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। तो सुलह कुल मेला है। फिर अगर आगे देखें चित्रकला और मूर्तिकला की बात करें उत्तर प्रदेश की, तो मध्यकाल में प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैली मुगल शैली थी, जिसे आगरा शैली भी कहा जाता है, जिसकी नींव हुमायूं ने रखी। मैंने पीछे ही बताया था। हुमायूं के समय फारस से आए चित्रकारों, वेरी इंपॉर्टेंट है, फारस से आए कौन चित्रकार थे? मीर सैयद अली और अब्दुल समद में से। मीर सैयद अली के संरक्षण में प्रसिद्ध 1200 चित्रों वाले चित्रशाला ग्रंथ हमजा नामा की जो है, जिसे दस्ताने अमीर हमजा का संकलन किया गया। किसने किया था? तो मीर सैयद अली ने किया था। हमजा नामा, या जो दस्ताने अमीर हमजा थे, तो इनके ऊपर ये 1200 चित्रों का चित्रशाला बनाया गया था, और ये हुमायूं के समय के प्रसिद्ध चित्रकार थे। साथ ही साथ अगर देखा जाए अब्दुल समद का जो चित्र है वो गुलशन चित्रावली में संबंधित हो। तो मीर सैयद अली और अब्दुल समद किस शासक के से संबंधित चित्रकार रहे हैं? तो ये जो रहे हैं हुमायूं से संबंधित चित्रकार रहे हैं। फिर अकबर ने चित्रकार के लिए चित्रकला के लिए होगा, चित्रकला के लिए अलग विभाग ही खोल दिया था। बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपसे पूछा जाए कि किसने जो है चित्रकला के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की, अगर हुमायूं, हुमायूं, अकबर और जहांगीर तीनों ऑप्शन में हो जाए तो आपके लिए लगाना बहुत टफ होगा। तो देखिए, हुमायूं के समय शुरू तो हुआ, लेकिन इसका वास्तविक विकास अगर देखा जाए तो अकबर के समय में हुआ। तो उत्तर होगा अकबर। अकबर ने ही जो है वो चित्रकला विभाग की स्थापना की थी, और फिर जहांगीर के समय में तो ये अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचता है। जहांगीर के समय मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है, मतलब मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। जहांगीर ने अकारिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला का निर्माण करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर चित्रकला विभाग की बात पूछा जाए तो अकबर ने करवाया था, वो भी आगरा में। लेकिन अगर चित्रशाला का निर्माण किसने कराया था, तो वो अकारिजा के नेतृत्व में हुआ था। तो ये पर्सनालिटी को आप याद रखिएगा। किसके द्वारा कराया गया था? जहांगीर के द्वारा कराया गया था। कहाँ कराया गया था? आगरा में कराया गया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है ये दोनों, और बहुत संभावना कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाए। देखिए, मैंने पीछे ही आपको ये बताया ही था कि 1962 में राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना की गई थी। ये लखनऊ में है, तो ये आपका यहाँ रिवीजन हो जा रहा है।
और फिर अगर देखा जाए तो 1920 में वाराणसी में भारतीय कला परिषद की जो है वो स्थापना की गई थी। तो उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ अवस्थित है? बहुत महत्वपूर्ण है, उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र अवस्थित है प्रयागराज में, और इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। इसकी जरूरत तो नहीं है, लेकिन इतना तो याद रखिए कि उत्तर मध्य सांस्कृतिक जो क्षेत्र है वो प्रयागराज से संबंधित है। अब अगर देखा जाए तो शास्त्रीय नृत्य की बात की जाए तो प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है, जो मैंने पीछे बताया ही है, जिसका प्रारंभ मंदिर के पुजारियों द्वारा कथा बाँचते समय हाव भाव के प्रदर्शन से माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है कि कथक की उत्पत्ति कैसे हुई। तो मंदिर के पुजारी जब कथा बाँचते हैं ना, तो वो उनका हाथ भी चलता है, उनकी शरीर की भाव भंगिमाएं जो होती हैं। और कथक में भी आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसका होता है? भाव भंगिमाओं का होता है। वाजिद अली शाह के दरबार में इसका विशेष विकास हुआ। इस नृत्य का मुख्य केंद्र लखनऊ है। इस नृत्य के उन्नायक अगर देखे जाए तो ठाकुर प्रसाद को माना जाता है, मतलब अगर प्रणेता देखा जाए तो ठाकुर प्रसाद हैं। और विंदा दीन ने कथक में ठुमरी गायन का जो है वो प्रवेश किया था। तो अगर थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे जाए कि विंदा दीन मतलब कथक में ठुमरी गायन का प्रवेश किसने कराया था, तो कौन थे? विंदा दीन थे। क्योंकि विंदा दीन मैंने पीछे ही आपसे को बताया ही था, ये कथक के लखनऊ घराने से संबंधित रहे, जैसे बिरजू महाराज हुए, विंदा दीन हुए, अच्छन महाराज हुए, ये सब तो मैंने पीछे कराया ही है। तो आप इसको भी जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर प्रदेश में 4 संस्थाओं द्वारा कथक में स्नातक की डिग्री दी जाती है। थोड़ा सा अगर बहुत एडवांस लेवल पे चला गया तो चूंकि एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है तो मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो अगर देखा जाए तो ये 4 संस्थान कौन से हैं? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, आगरा विश्वविद्यालय है, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ है, और राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ। ये जो 4 संस्थान है वो कथक में जो है स्नातक की डिग्री देते हैं। फिर अगर लोक नृत्य की बात की जाए तो राय नृत्य, जो मैंने पीछे बताया है कि यह नृत्य बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसरों पर व श्री कृष्ण जन्माष्टमी आदि उत्सवों पर किया जाता है। इस नृत्य के गीत श्रृंगार परक होते हैं, क्योंकि अब क्या है कि राय नृत्य बुंदेलखंड से तो है, लेकिन इसका विषय वस्तु क्या है कि वो कब गाया जाता है, किससे संबंधित है, उससे प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए मैंने आपको इसको रिपीट करवा दिया कि राय नृत्य बुंदेलखंड से और मांगलिक अवसरों पर, विशेषकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के समय। चरकुला नृत्य है, ये ब्रज क्षेत्र में यह नृत्य है और होली के आसपास होता है। इसमें महिलाएं 108 दीपों का चरकुला या पिंजरा सर पर रख करके नृत्य करती हैं, जो मैंने पीछे बताया है। फिर सैरा नृत्य, यह नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र के ललितपुर, झांसी, हमीरपुर जिले का लोकप्रिय नृत्य है। और इस नृत्य को बुंदेलखंड के किसान अपनी फसलों को काटते समय खुशी व्यक्त करने के लिए मतलब करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सैरा नृत्य कहाँ से है, तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र से है। और थीम क्या है कि जो कृषक जो है, जब अपना भाई कृषक की संपत्ति ही क्या है, तो उनके जो फसल होते हैं और जब वो फसल काटते हैं तो उसकी खुशी में ये नृत्य करते हैं किसानों के द्वारा। फिर कर्मा नृत्य क्या है, तो सोनभद्र और मिर्जापुर के खरवार आदिवासियों के द्वारा। तो कर्मा नृत्य का क्षेत्र क्या है, तो सोनभद्र और मिर्जापुर। इससे संबंधित लोग कौन है, तो खरवार जो जनजाति उत्तर प्रदेश में जो पाई जाती है। तो आप ये भी एक चीज जान लीजिए कि खरवार जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो सोनभद्र और मिर्जापुर में। तो आपका एक फैक्ट और तैयार हुआ। तो खरवार आदिवासी लोगों द्वारा खरीफ फसल बोने के बाद, अब ये खरीफ फसल याद रखिएगा कि खरवार से खरीफ फसल बोने के बाद वह होली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। मतलब एक तो ये लोग मार्च में करेंगे, उसके बाद दूसरा खरीफ फसल कब बोया जाता है भाई, अभी जून जुलाई अगस्त में, तो इस समय इसका ड्यूरेशन होता है। और यह पुरुषार्थ एवं पर्यावरण का प्रतीक नृत्य, मतलब कर्मा नृत्य की इतनी मतलब ये पुरुषार्थ को भी रिप्रेजेंट करता है और पर्यावरण को भी बताता है। तो ये महत्वपूर्ण। और चूंकि आप कहेंगे कि सर अभी पीछे तो आपने बताया है, यहाँ थोड़ा सा हम इसको विस्तार से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पिछली बार यदि आप आरओ का पेपर उठा के देखेंगे
तो नृत्य के बारे में पूछा कि नृत्य कहाँ से संबंधित है, लेकिन उनकी विशेषताओं से भी पूछा है। तो इसीलिए थोड़ा सा हम यहाँ डिटेल्स करवा रहे हैं ताकि आपको और कहीं अब कुछ पढ़ने की जरूरत ना हो, यहीं से आपकी चीजें हो जाएं। चलिए मेलों की बात देखते हैं। तो राज्य में सर्वाधिक 86 मेला कहाँ लगता है? मथुरा में लगता है। और सबसे कम मेला पीलीभीत में। मतलब जहाँ कृष्ण भगवान है वहां सबसे ज्यादा मेला है और सबसे कम मेला जो है वो पीलीभीत में लगता है। सुलह कुल उत्सव जो है वो आगरा में मनाया जाता है, मैंने बताया। ताज के बारे में आप जानते ही हैं। कांपिल्य उत्सव महत्वपूर्ण है फर्रुखाबाद में। कांपिल्य उत्सव कहाँ मनाया जाता है? फर्रुखाबाद में मनाया जाता है, पूछा गया प्रश्न है। फिर कजरी महोत्सव मैंने आपको बताया ही था, आप लोग कमेंट करके बताइए। हालांकि यहाँ लिखा ही है कि यह जन्म महोत्सव प्रत्येक वर्ष मिर्जापुर में मनाया जाता है। और कजरी का समय क्या है? तो एग्जैक्टली यही वर्षा ऋतु के समय में जो महिलाओं के द्वारा जो गायन होता है तो वो होता है, और महोत्सव का भी यही टाइम पीरियड होता है। फिर कल की महोत्सव कहाँ होता है? यह महोत्सव प्रत्येक वर्ष संभल में मनाया जाता है। और चूंकि कल की महोत्सव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय इसके जो पीठाधीश्वर है वो कभी कांग्रेस के नेता रहे होते हैं। जो कल की जो स्थान है संभल का आचार्य प्रमोद कृष्णम नाम है, तो अब भाजपा में आ गए हैं। मतलब और अभी प्रोग्राम था तो मोदी जी मतलब भारत के प्रधानमंत्री वहां शिरकत किए थे, तो थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। और संभल वैसे भी इस समय उत्तर प्रदेश में सबसे चर्चित जिलों में है। तो आप ये जानिए कि हो सकता है कि यहाँ से भी पूछा जाए कि कल की महोत्सव कहाँ से संबंधित है, तो संभल से संबंधित है। फिर आयुर्वेद महोत्सव बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जो है इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि झांसी में राज्य के सांस्कृतिक विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में 5 दिवसीय आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसे झांसी महोत्सव भी कहते हैं। तो झांसी महोत्सव या आयुर्वेद महोत्सव, बेसिकली आपसे पूछेगा कि आयुर्वेद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो झांसी मनाया जाता है। फिर अगर चलचित्र फिल्मों की बात करें तो 10 सितंबर 1975 को उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना की गई थी। तो सबसे पहले तो ये डेट याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना कब हुई थी, तो 10 दिसंबर 1975 को हुई थी। प्रदेश में फिल्म को उद्योग का दर्जा राज्य सरकार द्वारा 1998 में प्रदान किया गया, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए चलचित्र निगम की स्थापना 10 सितंबर 1975, फिल्म को उद्योग का दर्जा कब दिया गया, तो 1998 में दिया गया राज्य सरकार के द्वारा। फिर आगे देखें कि नोएडा जो है वो छोटी फिल्म सिटी मानी जाती है। और मैंने पीछे बताया कि रीजनल फिल्म सिटी किसे कहते हैं, तो रीजनल फिल्म सिटी जो है वो गोरखपुर में है, वो निर्माणाधीन है। तो रीजनल फिल्म सिटी मतलब क्षेत्रीय फिल्म सिटी की बात पूछे तो गोरखपुर में निर्माणाधीन है। छोटी फिल्म सिटी की बात करें तो ये नोएडा में है। और इसे छोटा इसलिए कहा जाता है कि अभी इसका जो लेवल है, अभी ये चूंकि विकासात्मक प्रक्रिया में है। और वैसे भी हॉलीवुड भारत का वैसे भी कितना बॉलीवुड इतना सशक्त है मुंबई में, तो इसलिए अभी ये छोटे फॉर्म में है, इसलिए इसे छोटा फिल्म सिटी कहा जाता है। प्रदेश को फिल्म उद्योग के क्षेत्र में अग्रणी बनाने हेतु नई फिल्म नीति 2018 लागू की गई थी। तत्पश्चात नई फिल्म नीति 2023 जो है मार्च 2023 मतलब 18 के 5 वर्ष के बाद पुनः नई फिल्म नीति लाई गई 2023। मतलब फिल्मों को लेकर के प्रदेश सरकार गंभीर है। और इसलिए देखिए कि इस पे जो है नोएडा में काम हो रहा है, गोरखपुर में काम हो रहा है, और आने वाले समय में आप देखिएगा कि यहाँ भी जो है एक अच्छा हब बनेगा। तो ये सारी चीजें महत्वपूर्ण चीजें हैं। चलिए ये तो कुछ प्रोग्राम है, आपको तो मैंने पीछे साथ पहले ही बता दिया है। ये बैच की विशेषताएं हैं। यहाँ मेंटरशिप वाली जो है हमारी कि 24 घंटा आपके साथ मेंटर उपलब्ध रहेंगे, आप अपनी क्वेरी पूछिएगा, लोग बताएंगे। फिर डेली आपको प्रश्न दिया जाएगा, उसका मूल्यांकन किया जाएगा, जो कमी रहेगी वो बताया जाएगा। साथ ही साथ जो है मॉडल आंसर भी दिया जाएगा। और कितने मॉडल आंसर दिए जाएंगे? 750 प्लस। मतलब सोचिए कि अगर इतना आप जो प्रश्न दिया जाए आप इतना ही करके आ जाइए तो भी आप बहुत अच्छी स्थिति में रहने वाले हैं। ये कुछ हमारे लिंक्स हैं, तो यदि अभी तक आप लोग जो है इसको सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इससे जुड़िए, क्योंकि ये हमारा टेलीग्राम है। और यहाँ क्या है कि जो अभी हम पढ़ा रहे हैं वो आपको इस हमारे टेलीग्राम के चैनल पे मिलेगा।
साथ ही साथ कोई भी सूचना रहती है, कुछ भी रहता है, तो ये आपको जो है सबसे पहले हमारे द्वारा या हमारे एडमिन द्वारा यही दी जाती है। मतलब ये हमसे जुड़े रहने का 24 घंटे का माध्यम है। इसी तरीके से ये 2 चैनल हमारे हैं, एक तो यूट्यूब चैनल जिससे भी हम आप रूबरू हुए, तो यदि अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ये आप ही के चैनल है और इसे आप ही को आगे बढ़ाना है। हमारा दूसरा भी चैनल है संदीप मिश्रा ऑफिशियल, तो इसे भी आप जुड़िए, क्योंकि यहाँ आपकी तैयारी से संबंधित बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न पड़े हैं और निकट भविष्य में पढ़ते रहेंगे। तीसरा ये है कि यदि आपको हमारे किसी बैच से जुड़ना है या हमसे बात करनी है तो 7303307507 पे आप जो है संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।